इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसकी विरासत सच में बहुत उलझी हुई है, मुगल सम्राट औरंगजेब। एक तरफ इनका दौर मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक ले गया, तो दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी के पतन के बीज भी बो दिए। ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो जितना विशाल है उतना ही पेचीदा भी। शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले नंबर से, 50। यहाँ 50 का मतलब है लगभग 50 साल का लंबा वक्त। 1658 से लेकर 1707 तक इनका भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन रहा। सोचने वाली बात है, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहना अपने आप में किसी भी साम्राज्य की दिशा को पूरी तरह से बदल देने के लिए काफी है ना? इस बेहद ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड शासन को समझने के लिए हम इस पूरे सफर को इन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मुगल साम्राज्य का चरम। दूसरा, कठोर नीतियां और विरोधाभास। तीसरा, साम्राज्य भर में हुए विद्रोह। चौथा, दक्कन के अभियान। और आखिर में उनकी वास्तुकला और साम्राज्य का अंतिम पतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, मुगल साम्राज्य का चरम। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इनके शासन के दौरान साम्राज्य इतिहास में अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच चुका था। इस स्केल की कल्पना करना ही हैरान कर देता है। उत्तर में कश्मीर से लेकर सीधे दक्षिण में कावेरी नदी और जिंजी तक, और पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में चटगांव तक। क्षेत्रफल के हिसाब से ये अब तक का सबसे विशाल मुगल साम्राज्य था। लेकिन सच कहूं तो इस विशाल क्षेत्र पर अधिकार जमाना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। सत्ता पाने के लिए इन्हें अपने ही भाइयों से उत्तराधिकार का भयानक युद्ध लड़ना पड़ा। इन सब के बाद दिल्ली में इनका 2 अलग-अलग बार राज्याभिषेक हुआ। पहला जुलाई 1658 में आगरा जीतने के बाद, और दूसरा जून 1659 में जब इन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को निर्णायक रूप से हरा दिया था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कठोर नीतियां और विरोधाभास। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर सम्राट होने के बावजूद औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन सच में हैरान कर देने वाला था। इन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और एक बेहद आम अनुशासित जिंदगी जीना पसंद किया। यहाँ तक कि उन्हें पूरा कुरान कंठस्थ था, जिसकी वजह से उन्हें हाफिज कहा जाता था। और इसी सादगी और कड़े अनुशासन की वजह से ही उन्हें जिंदा पीर यानी जीवित संत की उपाधि मिली थी। अब जरा इस शासन के सबसे बड़े पैराडॉक्स या विरोधाभास को देखिए। एक तरफ इन्होंने एक कट्टर इस्लामी राज्य स्थापित करने की कोशिश की, 1679 में जजिया कर वापस लगाया और दरबार में नाच गाने पर रोक लगा दी। पर वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी ही सेना में करीब 33% हिंदू सेनापति थे। ये पूरे मुगल इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा था, है ना अजीब बात? एक और बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। इन्होंने अपने दरबार से सभी आधिकारिक संगीतकारों को हटा दिया था और गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि वो खुद वीणा बजाने में बहुत माहिर थे। यानी जिस इंसान ने संगीत पर रोक लगाई वो खुद एक बेहतरीन संगीतकार था। खैर, इनका राजकाज चलाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ इन्होंने पारसियों के त्योहार नवरोज, सम्राट के सार्वजनिक झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं पर बैन लगा दिया, जिसमें सम्राट को सोने के बराबर तोला जाता था। पर साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने और आम जनता की मदद करने के लिए इन्होंने राहदारी जैसे लगभग 80 स्थानीय करों को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया था। औरंगजेब की मंदिर नीतियों पर आज भी इतिहासकारों के बीच काफी लंबी बहस होती है। शुरुआत में उनका आदेश था कि पुराने मंदिरों को न छुआ जाए और सिर्फ नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई जाए। लेकिन बाद में युद्ध के दौरान या जब उन्हें शक हुआ कि कुछ जगह राजनीतिक विरोध का केंद्र बन रही हैं, तब मथुरा और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख मंदिरों को उन्होंने नष्ट करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, साम्राज्य भर में विद्रोह। इन सभी नीतियों का आखिर असर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग फैलने लगी। एक के बाद एक बगावत। 1669 में गोखुला के नेतृत्व में जाटों का आर्थिक विद्रोह हुआ। फिर 1672 में सतनामी विद्रोह देखा गया। 1675 में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया, जिसने एक बेहद गहरे धार्मिक प्रतिरोध को जन्म दिया। और तो और 1681 में उनके अपने ही बेटे शहजादा अकबर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी।
इन सभी घटनाओं का सबसे बड़ा असर ये था कि अलग-अलग समुदाय पूरी तरह से एकजुट होने लगे थे। आक्रोश इतना था कि 1685 में जाट नेता राजा राम ने सम्राट अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियां तक जला दी थी। वहीं दूसरी तरफ 1699 में 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो एक सैन्य शक्ति बन गया। और अपने ही बेटे अकबर के राजपूत गठबंधन को तोड़ने के लिए औरंगजेब को एक झूठे पत्र का सहारा लेकर कूटनीति करनी पड़ी थी। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, दक्कन के अभियान। ये वो दौर था जिसने आगे चलकर पूरी कहानी बदल दी। मराठों ने खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मुगलों के विस्तार का डटकर सामना किया। हालांकि 1665 की पुरंदर की संधि ने एक बार के लिए पासा पलट दिया था। इस रणनीतिक संधि के चलते मराठों को मजबूरन अपने 35 में से 23 किले मुगल सेनापति राजा जय सिंह को सौंपने पड़े थे। लेकिन औरंगजेब यहीं नहीं रुके, वो दक्षिण की तरफ लगातार बढ़ते गए। 1686 में उन्होंने बीजापुर और फिर 1687 में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1689 में शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी को मृत्युदंड दे दिया गया। पर इस फैसले ने मराठा विरोध को कुचलने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और एकजुट कर दिया। दरअसल दक्षिण को जीतने का उनका ये जुनून ही उनके लिए एक बहुत बड़ा जाल या कहें तो दक्कन ट्रैप बन गया। दक्कन एक ऐसी राजनीतिक दलदल साबित हुआ जहां औरंगजेब ने अपने आखिरी 25 साल बिता दिए। इस लंबे और थका देने वाले युद्ध ने साम्राज्य की सारी दौलत और सैन्य शक्ति को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। और अब हमारे आखिरी हिस्से में वास्तुकला और अंतिम पतन। ये सच है कि औरंगजेब अपने पूर्वजों की तरह कला और वास्तुकला के इतने शौकीन नहीं थे। फिर भी उन्होंने कुछ बेहद अहम निर्माण करवाए, जैसे कि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर की मोती मस्जिद और औरंगाबाद में अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया बीबी का मकबरा, जो बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता है और जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। इस लंबे और उथल-पुथल से भरे जीवन का अंत आखिरकार 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुआ और उनके उस पूरे सादगी भरे और अनुशासित चरित्र को देखते हुए उन्हें खुलदाबाद में एक बहुत ही साधारण सी कब्र में दफनाया गया। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? उन्होंने अपने पीछे एक विशाल मुगल साम्राज्य छोड़ा जो भौगोलिक रूप से अपने चरम पर था। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। राजकोष यानी खजाना एकदम खाली था। राजपूतों जैसे ताकतवर सहयोगी अब उनके खिलाफ थे और मराठों के साथ लगातार चल रहे युद्ध ने अंदरूनी स्थिरता की कमर तोड़ दी थी। इस एक्सप्लेनर के आखिर में यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सच में थोड़ा विचार करना चाहिए। क्या औरंगजेब के लगातार विस्तार और सख्त नीतियों ने एक ऐसे साम्राज्य को बनाया जिसे हराया नहीं जा सकता था, या फिर क्या उन्हीं नीतियों ने आगे चलकर इस विशाल साम्राज्य के पूरी तरह टूटने और पतन की तय गारंटी दे दी थी?